हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट क्लास में दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे डिजाइन ऑफ कॉलम्स के, जिसमें हम लोग एक में कॉलम का साइज दिया हुआ था वो सॉल्व किए थे और एक जिसमें कॉलम का साइज नहीं दिया हुआ था वो सॉल्व किए थे। अब हम लोग आज के क्लास में 2 या 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें आपको डिजाइन का क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में हो गया है। आज वाले क्लास में हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जो न्यूमेरिकल होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर्मूला से निकालना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है इसके हिसाब से आपका क्वेश्चन में जो वर्ड्स होगा हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह का हम लोग कॉलम का लोड निकाल रहे हैं। या तो उसमें हेलिकल रेनफोर्समेंट चल रहा होगा, या फिर उसमें आपको टाइड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट चल रहा होगा, या फिर वो आपको सर्कुलर कॉलम है या स्क्वायर कॉलम है। ये सारी चीजें हम लोग वर्ड्स में से पढ़ेंगे। इफेक्टिव लेंथ देता है या नहीं देता है, ये सारे कंडीशन हम लोग इस 2-3 क्वेश्चन करने में ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट क्लास में हो गया है। हम लोग डायरेक्टली 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। ए शॉर्ट कॉलम ऑफ साइज 450 by 600 mm is casted with M25 concrete and reinforced with 4 16-5 bars and 4 12-5 bars, ठीक है, of grade FE 415. Determine the load carrying capacity of the column assuming minimum eccentricity in both the directions. अभी आप बस सबसे पहले इतना समझिए कि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। आपको ये पता है कि आपको पीयू निकालना है। अब पीयू निकालने के लिए आपके पास बहुत सारा फॉर्मूला है। पहला, आपको जब टाइड रहेगा तो उसमें 2 फॉर्मूला आएगा, प्योर एक्सियल के लिए या फिर आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी के साथ जो आप लेते हैं उसके लिए। दोनों में आपको वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। एक में 0.446 FCK होगा, एक में 0.4 होगा, एक में 0.75 FY होगा, तो एक में 0.67 होगा। तो इसके हिसाब से 2 फॉर्मूला होगा। तीसरा होगा कि अगर आपका टाइड नहीं होकर के हेलिकल रेनफोर्समेंट है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, उसके लिए जो आपका फॉर्मूला मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए अगर आप ले रहे हैं वो 1.05 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्योर का भी जो ले रहे हैं वो भी 1.05 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके लिए आपको दूसरा बात आता है एज्यूमिंग मिनिमम इसेंट्रिसिटी। जब ये कह दिया है कि पीयू निकालिए और एज्यूमिंग मिनिमम इसेंट्रिसिटी, तो आपका 0.45 जो 0.446 FCK वाला फॉर्मूला था वो तो कैंसिल हो गया। आपको ये 0.446 FCK और इसके साथ AC प्लस 0.75 FY ASC, ये फॉर्मूला तो आपका इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि प्योर एक्सियल तो रहा नहीं। आप क्वेश्चन में पहले कह दिया कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी आ रहा है। अगर लिख देता कि कैपेसिटी डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम एज्यूमिंग प्योर एक्सियल कंडीशन, तो इसका मतलब है फिर ये वाला फॉर्मूला आप लेते, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हो गया प्योर एक्सियल। दूसरा फॉर्मूला आपके पास हो गया 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। अब कह रहा है जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी है तो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आपको टाइड आपको स्टीरअप्स है या टाइड आपको टाइज है या फिर आपको हेलिकल टाइज है। तो हम लोग इन जनरल टाइड का ही कंसीडर करके चलते हैं। तो टाइड का कंसीडर करके चलते हैं तो ये फॉर्मूला रह जाएगा। अगर वो इसी क्वेश्चन में कह देता कि ये आपको सर्कुलर कॉलम है और हेलिकल रेनफोर्समेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 1.05 ऑफ ये वाला फॉर्मूला हो जाता। फॉर्मूला यही रहेगा पीयू का, लेकिन हेलिकल हो जाएगा तो 1.055% आप उसको क्या करेंगे, लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देंगे। तो आपको बन जाएगा 1, 2 ये फॉर्मूला, और तीसरा बनेगा जब उसमें 1.05 होगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग हेलिकल का करेंगे। अभी हम लोग का है ये टाइड वाला केस है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो टाइड रहेगा। मिनिमम इसेंट्रिसिटी लिख दिया है तो पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और उसके बाद आपको रेनफोर्समेंट दे दिया है, आपको कॉलम का साइज दे दिया है, बाकी सारे ग्रेड्स बता दिया है। तो रेनफोर्समेंट में आपको दिया है 4, 16 एंड 4, 12। तो आप क्या करेंगे, 450 by 600 का एक इमेजिन करके कॉलम बनाएंगे। इसमें आपको जो 600 आपको टोटल 8 बार एडजस्ट करना है। तो 8 करना है, इसका मतलब है कि आप इधर अगर 3 बार देंगे, लॉन्गर साइड में तो ज्यादा बार होगा, तो इधर अगर आप 3 देंगे तो 3 3 6 हुआ। यहाँ एक बीच में देंगे, यहाँ एक बीच में देंगे। इसको आप कर देंगे 450 वाला साइड और इसको आप कर देंगे 600 वाला साइड। 450 by 600, हाँ। तो अब आपके टोटल बार्स हो गए 8। अब आप इसमें से एडजस्ट कीजिए कि 4, 16 मतलब 1, 2, 3, 4, ये चारों कॉर्नर वाला आपको 4, 16 हो गया, और ये जो आपको 4 बार्स है ये आपको 4, 12 हो गया। ये डायग्राम भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको पीयू निकालने बोल रहा है। पीयू का फॉर्मूला आपको पता चल गया कि 0.4 FCK ASC, सॉरी 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। अब जब हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों को स्लेंडरनेस रेशियो नहीं निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी इफेक्टिव लेंथ नहीं दिया है। जब इफेक्टिव लेंथ या अनसपोर्टेड लेंथ नहीं दिया है, कंडीशंस नहीं दिया है, तो आप L/12 कैसे करेंगे या L/D आप कैसे करेंगे जो आपको 12 से लेस होना चाहिए। तो हम लोग कंसिडर करके कर रहे हैं कि यहाँ आपको शॉर्ट कॉलम लिख दिया है। जब शॉर्ट लिख दिया है तो इसेंट्रिसिटी स्लेंडरनेस रेशियो का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया।
अब आया आपको कि इसेंट्रिसिटी हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम चेक करते थे, तो जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी लिख दिया है तो उसका कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। अब हम लोगों को ना L/D करना है, ना हम लोगों को ई मिनिमम निकालना है L/500, क्योंकि उसमें भी आपको L ही लगेगा, L/500 प्लस आपका L/500 प्लस D/30। तो D आपको पता है लेकिन L ही आपको नहीं पता है, तो आपका ना स्लैंडरनेस रेशियो आपको निकालना है, ना इसेंट्रिसिटी निकालना है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे दे देता कि अनसपोर्टेड लेंथ या फिर इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3 मीटर, अगर ये दे दिया होता तो इसका मतलब है कि वो आपको चाह रहा है, और यहाँ पे आपको शॉर्ट कॉलम नहीं लिखता, उस केस में आपको यहाँ पे शॉर्ट कॉलम नहीं देता और यहाँ पे आपको सिर्फ लिखता है एक कॉलम ऑफ साइज। तो आपको निकालना पड़ता है कि इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है, तो पहले हम लोग निकालेंगे कि शॉर्ट कॉलम हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर हम लोग इसेंट्रिसिटी भी निकाल लेंगे अगर इसेंट्रिसिटी का वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया रहता तो मतलब है कि अगर आपको ये वाला वैल्यू भी नहीं देता कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी, तो आपको कैसे पता चलता कि ये निकालेंगे या ये निकालेंगे। तो इसके लिए आप निकालते ई मिनिमम और ई मैक्सिमम से चेक करते, आपका दोनों स्टेप जो हम लोग डिजाइन में किए थे L/D वाला भी और आपका इसेंट्रिसिटी वाला भी, वो दोनों आपका आ जाता। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी भी दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको शॉर्ट कॉलम भी दे रहा है। तो आपका स्टेप को क्या कर दिया, ये कम कर दिया। अब आपको सिर्फ ये लोड वाला फॉर्मूला लगाना है और आपको आपका आंसर निकाल देना है। तो हम लोग जब आंसर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग गिवन कंडीशंस लिखेंगे। तो गिवन कंडीशन में आपको हो जाएगा B इज इक्वल टू 600, D इज इक्वल टू 450। ये सारा यूनिट लिखते जाना है, अदरवाइज मार्क्स आपका कट होते चला जाएगा। M20 और FE 415, क्योंकि FE और M जब लिख देते हैं तो आपको यूनिट नहीं लिखना पड़ता, जब आप M और FE नहीं लिखेंगे तो आपको यूनिट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको एरिया ऑफ स्टील जो दिया हुआ है, तो स्टील आपको दिया हुआ है 4 16 5 एंड 4 12 का 5, ठीक है। अब आपको इसका आप पहले AC निकाल लीजिए, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है। तो 4 इंटू π/4 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 4 इंटू π/4 इंटू 12 स्क्वायर, आपको टोटल 8 बार्स है। तो 8 अलग अलग डाया का है, 4 अलग का है, 4 अलग का है, तो 4 का आप निकाल लीजिए 16 का एरिया करके, 4 निकाल लीजिए 12 का एरिया करके, तो ये कर लीजिएगा तो आपको AC मिल जाएगा टोटल। तो ये हो जाएगा 1256.63 mm स्क्वायर। अब आपको AC पता चल गया, अब आपको AG भी पता है कि AG है आपका 450 इंटू 600, तो ये हो जाएगा आपका 270000 mm स्क्वायर, ठीक है। अब AG भी पता चल गया, AC भी पता चल गया। अब आपको पता है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी लिखना होगा कि सिंस कॉलम इज ए शॉर्ट कॉलम, ये आपको लिखना पड़ेगा, तभी अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि आप ये फॉर्मूला क्यों लिए हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो तो क्वेश्चन है उसका, आपको आंसर में ये बताना पड़ेगा कि आपको ये समझ में आया है इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं, ये आपका प्रॉपर स्टेप होगा। तो सिंस कॉलम इज अ शॉर्ट कॉलम एंड इज टू बी चेक्ड फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी, therefore PU is equal to 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। अब आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे जस्टिफाई हो गया कि आप ये वाला फॉर्मूला क्यों लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद आपको उसको सॉल्यूशन करना है और आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी बता देना है। तो अब इसमें आपका PU को आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको AC का वैल्यू नहीं पता है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.4 इंटू FCK है आपका, हम लोग लेके चलते 25 इंटू AC के जगह पे हम लोग लिख देंगे AG माइनस ASC, हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। तो AG हम लोगों को पता है कि AG आया आपका 270000 माइनस ASC आया आपका 1256.63, ये दोनों mm स्क्वायर में है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म हो गया 0.67, FY है 415 और ASC है 1256.63। अब इस टोटल को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको PU मिल जाएगा। तो ये आ रहा है आपका 3036.84 किलो न्यूटन, ये आ रहा है इसका PU। अब ये PU क्या है, वर्किंग लोड। क्वेश्चन में क्या लिखा था, डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम।
तो लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको ये फैक्टर्ड लोड हो गया। लेकिन अब क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा है कि फैक्टर्ड है कि अनफैक्टर्ड है, तो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप में दिखा सकते हैं कि अनफैक्टर्ड वर्किंग लोड इज इक्वल टू PU बाई 1.5, तो 3036.84 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये आपको हो जाएगा 2024.56 किलो न्यूटन। ये इसलिए हम लोग सिर्फ कर दिए कि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि डिटरमाइन द वर्किंग लोड कैरिंग कैपेसिटी, इसमें लिखा है लोड कैरिंग कैपेसिटी। हम लोगों को पता है कि ये फैक्टर्ड लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि फैक्टर्ड करना है या अनफैक्टर्ड करना है। तो सेफर साइड के लिए PU निकालने के बाद आप वर्किंग लोड भी यहाँ पे दिखा दीजिए। अगर उसको ये चाहिए होगा तो इस स्टेप पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, अगर ये चाहिए होगा तो यहाँ पे आप छोड़ देने से मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपका सेफ कंडीशन रहेगा। अगर क्वेश्चन में लिख देता है कि डिटरमाइन द वर्किंग लोड, तब तो आपको ये 1.5 से डिवाइड करके निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो सारी चीजें जो आप अभी तक पढ़े थे पहले वाले क्लास में कॉलम के, और लास्ट क्लास जो न्यूमेरिकल किए थे उसमें जो सारा स्टेप्स आप किए थे, जिसमें आपका आता है स्लेंडरनेस रेशियो, ये आपको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि आपको जरूरत है या नहीं, इसेंट्रिसिटी, उसके बाद वर्किंग लोड, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको वर्ड्स के अंदर में लिखी गई होंगी। उसके बाद आपको हेलिकल रेनफोर्समेंट है या नहीं, हेलिकल टाइज लिख देते हैं, हेलिकल टाइज, ये चारों जो चीजें हैं ये आपको क्वेश्चन के अंदर में से निकालना पड़ेगा। ये हो गया शॉर्ट के लिए, ये हो गया आपको एक्सियल के लिए, ये हो गया लोड का अनफैक्टर्ड के लिए, और ये हो गया कि कौन सा टाइप का फॉर्मूला लगाना है, 1.05 लगाना है या नहीं लगाना है उसके लिए। उसके बाद आपको देखना है कि ये तो हो गया, अच्छा ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट वाले क्लास में हम लोग रेक्टेंगुलर कॉलम डिजाइन किए थे। अब अगर आपको इनकेस स्क्वायर आता है तो बता दिए थे कि अंडर रूट जब आप करेंगे, जो AG आया था उसको अंडर रूट कीजिएगा तो आपको मिनिमम साइड पता चल जाएगा कि कितना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपको वहां पे सर्कुलर कॉलम दिया रहता है डिजाइन करने के लिए, सारा रिमेनिंग चीज जो है सेम रहता, सिर्फ लिखता कि सर्कुलर कॉलम डिजाइन कीजिए, साइज नहीं दिया रहता, तो आपका जो AG निकल के आया था आप उसको इक्वल कर देते π/4 इंटू D स्क्वायर से, उससे आपको D पता चल जाता। तो डायमीटर जब आपका निकल जाता तो आपका सर्कुलर कॉलम में आपको सिर्फ डायमीटर ही चाहिए होता है, क्योंकि इसमें तो L और B होता नहीं है। बस यहाँ से आपका D मिल जाएगा, वही D आपका मिनिमम साइड हो जाएगा, उससे थोड़ा बढ़ा करके आप रख देंगे तो आपका ये सर्कुलर कॉलम डिजाइन हो जाएगा। तो बस ये सब सिंपल चीज है जो आपको क्वेश्चन में वो ट्रिक कर सकता है कि सर्कुलर कर देगा और टाइड के लिए ही रहने देगा। तो सारा चीज जो आप लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे सेम सॉल्व कीजिएगा, सिर्फ आप सर्कुलर के लिए कीजिएगा। तो आपका जो EX और EY निकाल रहे थे उसमें सिर्फ आपको EX एक ही डायरेक्शन का निकालना है, तो आप डायरेक्टली निकालेंगे E मिनिमम, जो आप, क्योंकि दोनों तरफ से आप इधर से डायमीटर लीजिए या इधर से डायमीटर लीजिए, डायमीटर D ही रहेगा। तो आपको जो मिनिमम है वो आपका ये 2 खत्म हो जाएगा। स्लेंडरनेस रेशियो आप LX/D करते थे और LX/B करते थे, दोनों आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ लीस्ट लेटरल डायमेंशन लिखना है और आपको D से कर देना है। तो एक एक स्टेप आपका उसमें कम हो जाएगा। और उसके बाद आपको इमेज भी जो होगा वो आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में निकालना है, मतलब सर्कुलर कॉलम में सब चीज एक डायरेक्शन का आ जाएगा। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जब हम लोग, स्क्वायर में भी आपका एक ही साइड होता है, रेक्टेंगुलर जब करते हैं तो हम लोगों को 450 वाले में भी देखना पड़ता है, 600 वाले में भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो फेल नहीं होगा 600 वाला, लेकिन निकाल के तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेप है, वो कॉन्सेप्ट है कि आप रेक्टेंगुलर है तो आप 2 स्टेप से क्यों नहीं चेक किए, इसलिए आपको चेक करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यही आपको इसी तरह से सारा न्यूमेरिकल्स रहेगा। लोड कैरिंग कैपेसिटी का छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है, अगर 6 मार्क्स में दे देता है तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम किल नहीं होगा। आपको समझाने में ये 15 मिनट का न्यूमेरिकल हो सकता है, अदरवाइज आप इसको 5 मिनट में कर देंगे। आपको सिर्फ ASC AG ये सब निकाल करके पहले रख लेना है, गिवन कंडीशन लिख देना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा उसका ये थ्योरी यहाँ पे लिख देना है कि सिंस आपका इसेंट्रिसिटी आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग PU का फॉर्मूला ये वाला लेंगे, उस फॉर्मूला में सारा वैल्यू पुट किया, आपका न्यूमेरिकल आ गया। तो हम लोग जल्दी से आप एक दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसमें आपका हेलिकल रेनफोर्समेंट होगा, तो उसका हम लोग 1.05 लगाएंगे और आपका क्वेश्चन वो वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका कॉलम का जितना भी न्यूमेरिकल्स है वो इस सेकंड क्वेश्चन के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कैलकुलेट द सेफ वर्किंग लोड ऑफ ए शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम व्हिच इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर 360 mm एंड इज रेनफोर्स्ड विद 625 5 bars of Fe415. द हेलिकल रेनफोर्समेंट इज ऑफ 8 mm phi at 50 mm center to center of Fe415. Assume M20 concrete, ये दे दिया आपको डायमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेफ वर्किंग लोड निकालने के लिए शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम का, तो जब शॉर्ट लिख दिया तो आपका फिर से सेम कॉन्सेप्ट हो गया कि अब आपको L/D करके चेक नहीं करना है,
आपको डी भले ही दिया हुआ है लेकिन एल नहीं दिया हुआ है, तो एक तो वहां से क्लियर हो गया, दूसरा हो गया कि आपको शॉर्ट यहाँ पे दे दिया है, तो शॉर्ट दे दिया तो पहला आपको स्लैंडरनेस रेशियो का काम खत्म। दूसरा आपको कह रहा है कि एक्सियली लोडेड कॉलम है। अब हम लोग दो केस पढ़े हैं, प्योर एक्सियल वाला केस विथ इसेंट्रिसिटी 0 और एक होता है हम लोगों का विथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो आईएस कोड हम लोगों को कहता है कि कॉलम के साथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी कंसीडर करते हुए आपको कॉलम को डिजाइन करना है। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी कंसीडर करते हुए हम लोग क्या किए, फॉर्मूला निकाल लिए, 0.446 एफसीके वाले को रिड्यूस 10% कर दिए, तो 0.4 एफसीके एएससी और उसके साथ 0.67 0.4 एफसीके एसी प्लस 0.67 एफवाई एसी निकाल लिए, जो हम लोग अभी फॉर्मूला यूज किए थे। तो ये हम लोगों का आगे मिनिमम इसेंट्रिसिटी के साथ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सियली लोडेड कॉलम है, ये नहीं बता रहा है कि इसेंट्रिसिटी है या नहीं है। तो जब तक आपके क्वेश्चन में ये नहीं लिखेगा कि कंसीडर प्योर एक्सियल कंडीशन, जब तक यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि कंसीडर प्योर एक्सियल कंडीशन, ये ऐसा भी दे सकता है आपके एग्जाम में, जब तक ये नहीं दिया रहेगा तब तक आपको प्योर एक्सियल कंसीडर नहीं करना है, E = 0 नहीं कंसीडर करना है, चाहे क्वेश्चन में लेंथ दिया हुआ रहे या लेंथ दिया हुआ ना रहे। अगर लेंथ दिया हुआ भी रहता तो आप मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकाल लेते तो आप कंफर्म हो जाते थे कि ई मैक्स से आपका कम आ रहा है, तो फिर आप आगे बढ़ते। लेकिन क्योंकि सेफ वर्किंग लोड निकालने का है और क्वेश्चन में डायरेक्टली ये वाला कंडीशन नहीं दिया है, इसका मतलब है कि है आपको इसेंट्रिसिटी मिनिमम, और ये कंसीडर करते हुए ही आपको वो फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब आपको एक्स्ट्रा लाइन जोड़ रहा है, द हेलिकल रेनफोर्समेंट इज ऑफ 8 mm phi at the rate 50 mm सेंटर टू सेंटर ऑफ Fe415। अब आपके पास फॉर्मूला क्या आता है, जब आप ये हेलिकल लिख दिया है, जब हेलिकल लिख दिया है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1.05 इंटू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। अब इस पूरे फॉर्मूला में आपका ये कॉलम है, इस कॉलम में ये आपका बार्स लगा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स, जो आपको कह रहा है कि 25 है, 6 बार्स है 25 पाई का। अब इसमें ये टाइज की बात तो कहीं पे भी नहीं होती है, इस पूरे फॉर्मूला में आपका ये टाइड रहता या हेलिकल रहता, उससे सिर्फ ये चेंज होता, बाकी ये कितने डायमीटर का है, कितने स्पेसिंग का है, उससे इस फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला जो लाइन आपको यहां से दिया हुआ है, इसमें सिर्फ ये आपके काम आएगा, हेलिकल रेनफोर्समेंट। ये वाला जो वर्ड यहां से दिया है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपको इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इससे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको भी हम लोग एएससी में जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। एएससी की जो बात हो रही है तो एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन की बात हो रही है, और कॉम्प्रेशन में आपको सिर्फ ये 6 बार्स ही जा रहे हैं, बाकी सारे ये जो हेलिकल एनफोर्समेंट है ये कॉम्प्रेशन में थोड़ी जा रहा है, ये तो आपको लेटरल लोड को रेजिस्ट करने के लिए होता है। तो इसलिए आपको ये जो है ये बार्स आपको कहलाते हैं सिर्फ एएससी, ये जो है ये आपको कहलाते हैं टाइज। तो टाइज का कैलकुलेशन टाइज में होगा, तो जब डिजाइन का क्वेश्चन होता तो उसमें टाइज की बात होती। डिजाइन में हम लोग हेलिकल नहीं किए क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको टाइज होता तो आपको ये डिजाइन का क्वेश्चन होता, उसमें आपको ये डायमीटर और ये स्पेसिंग का मतलब होता। अभी आपके क्वेश्चन में जो डायग्राम आपका बनेगा वो सिर्फ आपका ऐसा ही आपका इमेजिनरी डायग्राम बनेगा, एक्चुअल में तो आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा, लेकिन इमेजिनरी आपको बनाना है कि सिर्फ 6 बार है इसमें और आपको उसका कैलकुलेशन करना है। तो इस वर्ड को अब आपको इग्नोर कर देना है। तो जब इस वर्ड को आप इग्नोर कर दीजिएगा, इसको आप इरेज कर दीजिएगा, तो इसमें आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन बन गया जिसमें हेलिकल रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। तो ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया। आप पहले जो आपका अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हम लोग यहाँ पे गिवन कंडीशन पहले लिख देंगे। गिवन में आ जाएगा आपको शॉर्ट एक्सियल लोडेड कॉलम में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन डी आपको दे दिया है 360 mm, ये डायमीटर हो गया। एएससी हो गया आपका 6 इंटू π/4 इंटू 25 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2945 पॉइंट, ये निकाल लेते हैं एग्जैक्टली, (2945.24 mm स्क्वायर। अब इसमें आपको एसी पता चल गया, एसी आपको नहीं पता है, एसी भी आप निकाल लीजिए। एजी आपको नहीं पता है पहले, तो पहले आपको एजी निकालना पड़ेगा। तो एजी हो जाएगा π/4 इंटू 360 स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो ये आ रहा है 101787.60 mm स्क्वायर। अब आपको एसी निकालना है, तो एजी माइनस एसी यहीं पे कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 101787.60 माइनस 2945.24, तो ये आपका आ जाएगा 9
8842.36 mm स्क्वायर। अब ये AC आ गया। अब इस फॉर्मूला में PU आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। 1.05 इंटू 0.4 इंटू M20 है तो 20 इंटू AC आ गया 98842.36 प्लस 0.67 इंटू FY है 415 का इंटू AC है 2945.24। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए तो आपका PU आ जाएगा। तो ये आ रहा है 1.05 इंटू, पहले हम लोगों को ना ये वाला टोटल ऐसे सॉल्व कर लेना पड़ेगा क्योंकि ये आपका एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आपको मल्टीप्लाई करना है 1.05 से। सिर्फ इसको 1.05 से कर दिए और इसको एज इट इज जोड़ देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये टोटल कंप्लीट फॉर्मूला का जो आपको वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 160966966.86। ठीक है, और इसको जो हम लोग टोटल 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है आपको 1690146 न्यूटन, जिसको आप लिख सकते हैं 1690.15 किलो न्यूटन। राउंड फिगर कर देते हैं हम लोग, ये 6 है तो इसको हम लोग राउंड फिगर कर दिए तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका PU। अब क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? सेफ वर्किंग लोड। जब सेफ वर्किंग लोड मांग रहा है तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो सेफ वर्किंग लोड आपको पता है कि 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेते हैं इज इक्वल टू PU डिवाइडेड बाय 1.5। तो आपको PU का वैल्यू पता है तो ये आप W आप इसको लिख लीजिए। तो PU हो जाएगा 1690.15 डिवाइडेड बाय 1.5। तो 1690.15 डिवाइडेड बाय 1.5 तो ये आ रहा है 1126.77 किलो न्यूटन। ये है आपका सेफ वर्किंग लोड जो आपको पता रहना चाहिए कि ये आपका एक्चुअल लोड है। आप डिजाइन करते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई करके इस वाले लोड के लिए, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा लोड सडनली पड़ जाना है जो आपको कैलकुलेशन में नहीं आ सका है तो वो सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर कर लेगा। तो ये इसलिए हम लोगों का ये लोड आता है जो हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। जो हम लोग स्लैब का लोड बीम पे लेते हैं, बीम का लोड हम लोग कॉलम पे लेते हैं, तो ये होता है वो लोड जो हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। और इस लोड के लिए हम लोग फिर अपना कॉलम डिजाइन करते हैं एक्चुअल लाइफ में। न्यूमेरिकल में आपको कभी कभी क्वेश्चन में लोड निकालने भी दे देता है, बट एक्चुअल में क्या होता है जब आप कॉलम बनाने जाते हैं तो आपको पहले उसका लोड पता होना चाहिए होता है। लोड पता नहीं रहेगा तो आप कॉलम डिजाइन कैसे कीजिएगा? आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आपका बिल्डिंग 2 स्टोरी का है कि 10 स्टोरी का है, ये आपको नहीं पता रहता है। तो हम लोगों को पहले ये लोड अपने बिल्डिंग का निकालना पड़ता है कॉलम के ऊपर। जब कॉलम में ये लोड निकल जाता है तो हम लोग इसमें सेल्फ वेट भी कॉलम का मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं, फिर टोटल लोड हो जाता है। उस टोटल लोड को हम लोग फिर निकालते हैं कि अब हम लोगों को कॉलम का साइज कितना रिक्वायरमेंट है। ये हो गया लोड। इसी लोड को हम लोग पुट करते हैं और उसमें हम लोग AG निकाल लेते हैं। जो हम लोगों का ये फॉर्मूला है ये 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। इसमें हम लोगों को ये AC हम लोग क्या करते हैं अननोन कर देते हैं, तो बाकी सारी चीजें हम लोगों को पता रहती है। AC अगर हम लोग इनिशियली एज्यूम कर लें कि हम लोग 1% स्टील देंगे कॉलम में, स्टील हम लोगों को बहुत कॉस्टली होता है, स्टील हम लोग पहले एज्यूम कर लिए कि IS कोड कहता है मिनिमम 0.8, तो आप क्या कीजिए ASC डिसाइड कर लीजिए कि 1% ही देंगे और इसके हिसाब से कंक्रीट जितना भी साइज का लगेगा वो दे दीजिए, क्योंकि कंक्रीट ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। तो कंक्रीट आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा 50 mm का, 100 mm का, तो उसमें कोई वेस्टेज नहीं है। लेकिन अगर आपका स्टील आप ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे सिर्फ कॉलम का साइज छोटा रखने के लिए कि हमको 300 बाई 300 का ही कॉलम लगाना है, तो उसमें जब आप 1% स्टील लेंगे तो वो हो सकता है लोड के हिसाब से आपको वो 2% आ जाएगा रिक्वायरमेंट। तो 2% आ जाएगा तो फिर आपको 300 बाई 300 में उतना स्टील देना पड़ेगा, तो स्टील कॉस्टली होता है। तो आप क्या कीजिए 300 बाई 300 के बदले 400 बाई 400 का कॉलम आपका निकल करके आएगा तो 400 बाई 400 प्रोवाइड कर दीजिए। तो सबसे बेस्ट यही कंडीशन होता है कि 0.8% IS कोड कहता है, 1% आप एज्यूम कर लीजिए कि आप एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं और आप 1% आप लेकर के उसके हिसाब से आप इस फॉर्मूला में आकर के आप ये AC निकाल लीजिए। AC प्लस AC कीजिएगा तो आपको ग्रॉस एरिया मिल जाएगा, ग्रॉस एरिया मिल जाएगा वही आपका कॉलम का साइज हो जाएगा। तो ये जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं कॉलम का, ये आपको कई बार काम आता है आपके इंटरव्यूज में, क्योंकि आपको इंटरव्यूज में आपको जब आप साइट इंजीनियरिंग ले जाते हैं उसमें आपको इस कॉलम का लोड निकालना और डिजाइन करने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी अच्छी कंपनी में अगर आप अप्लाई करेंगे, वहां पे जब आप इंटरव्यूज देंगे तो आपको पूछा जाता है कि आपको कॉलम के लोड के बारे में, कॉलम के डिजाइन के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, आप उसके बारे में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। अगर आप कहेंगे कि हाँ पढ़े हैं, नहीं पढ़ने का तो कोई सवाल नहीं होता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट सबको पता होता है कि डिप्लोमा में डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है।
एक कम लेवल तक ही पढ़ाया जाता है, बेसिक लेवल तक। तो वो बेसिक लेवल से ही पूछेगा कि कॉलम डिजाइन करने में अगर हम लोग ये कंडीशंस लगा देते हैं तो आपका कॉलम किस तरह से डिजाइन होगा। आपको कॉपी और पेन बढ़ा देगा, आपको वो बताना पड़ेगा कॉन्सेप्ट वहां पे कि ये इस तरह से होगा तो ये कंडीशन होगा, अगर इस तरह से नहीं होगा तो ये कंडीशन होगा। जो हम लोग सारा बोर्ड पे डिस्कस करते हैं कि अगर आपका एज ही नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ नहीं पता है तो क्या करेंगे, लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, टाइज किस तरह का होगा, हेलिकल होगा या फिर टाइड होगा, ये सारे कंडीशन के हिसाब से आपका फॉर्मूला होता है। तो ये चेक करने के लिए कि जो इंटरव्यूअर आया है, जो जिसको जॉब सीकर जो आया है, उसको वो सारे इंफॉर्मेशन पता है या नहीं, वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है या नहीं। उसको पर्पस नहीं है कि उसके साइट पे क्या काम होगा, लेकिन पर्पस ये है कि आपका एकेडमिक कैसा रहा है, आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, ये चेक करने के लिए भी कई बार आपके दूसरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आपके साइट पे कोई वर्क नहीं होता है। एज ए डिजाइन इंजीनियर आपका काम होता है कंस्ट्रक्शन करवाना, लेकिन आपको डिजाइन का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये जो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आप अगर नोट डाउन करके रखेंगे अपने कॉपी में, न्यूमेरिकल्स के अलावा जो साइड में हम जितनी भी चीजें बता रहे हैं वो जब आप नोट डाउन करके रखेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन ही हम लोगों को डिस्कस करना था। लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन हम लोग डिजाइन के कर लिए थे। तो कॉलम से रिलेटेड आपके ये 4 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसी चारों के अंदर से ही आपके सारे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में ये सारा चीज़ें जो है ये समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।